नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन के बारे में। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि मोटे अनाजों की खेती हमारे देश में प्राचीन काल से होती चली आ रही है, लेकिन हरित क्रांति के बाद से धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल कम होता चला गया और लोगों के थाली से मोटा अनाज गायब हो गया। आज इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और सरकार मोटे अनाजों को भी बढ़ावा दे रही है, तो मोटा अनाज है क्या और किस तरह से हमारे किसान भाई प्रोसेसिंग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं उदय प्रताप स्वास्थ्य महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवनारायण सिंह। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। जैसा कि इस समय मोटे अनाजों को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, तो आज मोटे अनाजों की क्यों आवश्यकता हुई और मोटा अनाज है क्या? देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरा जाए। तो हमारी सरकार और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने मुख्य भोजन जो हमारे गेहूं और चावल हैं उन पर फोकस किया और उनकी उन्नत किस्में विकसित की गईं और लोगों को भोजन की सुलभ उपलब्धता हो पाई। आज की डेट में हम भोजन पर्याप्त मात्रा में पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, चावल और बाकी कृषि निर्यात भी कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इससे होता क्या गया कि हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट थे, जो हमारे यहाँ की नेचुरल फसलें थी, जो परंपरागत फसलें थीं, जिनमें ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, चीना, कोदो, ये मोटे अनाज जिन्हें हम कहते हैं, तो ये इनका क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होता गया। अब अगर हम दोनों में तुलना करें तो गेहूं और चावल कार्बोहाइड्रेट में मीन्स रिच हैं, उनका स्रोत अच्छा है, लेकिन बाकी विटामिन्स और मिनरल अगर हम मोटे अनाजों के कंपैरिजन में इनसे तुलना करें तो कम है। तो धीरे धीरे उससे लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो हैं, जैसे कि आज की डेट में हमारे देश में 8 करोड़ से अधिक जो है मधुमेह के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। इसी तरह से कुपोषण, अभी जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आता है तो उसमें अभी लास्ट सर्वे में ये आया है कि 35% बच्चे जो है वो अपनी उम्र के अनुसार लंबाई उनकी कम है और 32% बच्चों का वजन कम है। तो बच्चे कुपोषित रह जा रहे हैं, तो पेट तो भर जा रहा है लेकिन उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है। बैलेंस जो डाइट मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर से परंपरागत फसलों की ओर ध्यान देने का प्रस्ताव दिया। 2012 से सरकार प्रयास कर रही है और 2018 में सरकार ने अपने स्तर से राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष को मनाया पूरे देश में। और फिर जो विश्व खाद्य संगठन है उसमें भी प्रस्ताव रखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मोटे अनाजों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस पोषण की जो समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। उससे निजात पाने के लिए और जो हमारी फसलें, जो धान गेहूं की फसलें हैं, इनकी भी उपज धीरे धीरे अब कम होती जा रही है या एक स्तर पर आकर रुक गई है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इन सब से निपटने के लिए फिर से हम परंपरागत फसलों की तरफ चलें। तो सरकार ने विश्व खाद्य संगठन को प्रस्ताव दिया और यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मीन्स अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। डॉक्टर साहब, ये मोटा अनाज में कौन कौन सी फसलें हैं और अगर हमारे किसान भाई उसका मूल्य संवर्धन करके या प्रोसेसिंग करके किस तरह से मतलब बाजार में ले जाएं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले? जी देखिए, अनाज 2 तरह के हैं। एक तो हमारे मुख्य अनाज हो गए धान, गेहूं और मक्का। उसके बाद जो दूसरे अनाज की फसलें हैं जिनमें आता है ज्वार, बाजरा और मड़ुआ, चीना, कोदो, कांकुन, रागी, ये सब मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। मोटे अनाज का तात्पर्य ये है कि इनसे जो हम आटा बनाते हैं तो वो हमारे गेहूं के आटे की तुलना में थोड़ा स्थूल होता है और हाँ मोटा होता है, क्योंकि इनमें रेशा ज़्यादा पाया जाता है। इनका छिलका जो है वो सख्त होता है और इनकी प्रोसेसिंग में भी यही समस्या है। जैसा कि आपने कहा कि इनकी प्रोसेसिंग करके किसान भाई कैसे लाभ लें, तो इनकी प्रोसेसिंग में कुछ एक समस्याएं हैं। अगर उन पे किसान भाई ध्यान दें और उनकी तकनीकी बेहतर विकसित हो जाए तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है किसान भाइयों को। पहला तो ये है कि इनका छिलका उतारना थोड़ा मुश्किल है। गेहूं का अगर बिना छिलका उतारे, जैसे हम घर में आटा पिसवाते हैं, घर में पीसते हैं या चक्की से पिसवाते हैं, उसमें बिना छिलका उतारे भी अगर हम आटा पिसवाते हैं तो उस आटे की रोटी अच्छी बनती है और उतना मुश्किल नहीं होता है उसकी रोटी खाने में भी और पकाने में भी।
लेकिन अगर मोटे अनाजों का आटा बिना छिलका उतारे बनाया जाता है तो इतना स्थूल होता है कि उसकी रोटी जो है वो हार्ड हो जाती है। वो खाने में भी अगर आप उसे गरम गरम नहीं खाएंगे तो दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमारे पुराने समय में क्या होता था कि मोटे अनाज का आटा बनाने के पहले उसको ओखली में कूटा जाता था। तो उसको ओखली में डाल के पहले कूट के छिलका अलग करते हैं और फिर उसका आटा बनाते हैं। ये तो घरेलू स्तर पर, घरेलू स्तर पर। और उसमें तकनीकी भी विकसित की जा रही है। मशीनें जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं कि ऐसी मशीनें बनाएं, ऐसी तकनीकी विकसित करें जिससे इनका छिलका उतार कर इनका आटा बनाया जा सके। और कुछ एक तो बात हो गई आटे की, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे बिस्किट्स है या दलिया है जी, ये भी एक वैल्यू एडिशन का बड़ा अच्छा काम करता है और बाजार भाव से अच्छा मुनाफा भी मिलता है जी। इनमें देखिए जितने हम मूल्य संवर्धित उत्पाद की बात करें तो इनको हम अगर मतलब किसान भाइयों की समझ के लिए या इनको भंडारण की दृष्टि से तीन मतलब अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला तो ये कि जिनको हम कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे गेहूं और मैदा की तुलना में मोटे अनाजों के आटा ज़्यादातर आटे से ही उत्पाद बनते हैं, चाहे वो बिस्किट बने, चाहे वो नमकीन बने, और आप उपमा बनाइए, चॉकलेट बनाइए, कुछ भी बनाइए, दलिया बना लीजिए, दलिया बनाइए, तो वो सब आटे से या उसके अनाजों से ही बन। तो इनका भंडारण क्षमता गेहूँ और धान की तुलना में कम है। तो उसके लिए क्या है कि एक तो हमें भंडारण पे ध्यान देना है कि हम भंडारण के तरीके ऐसे अपनाएं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट फूला रहता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, तो उसके अंदर क्या है कि रिएक्शन होने के चांसेस और क्या कहते हैं उसके खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब अगर हम मोटे अनाजों का आटा या उनसे बने बिस्किट अगर हम जो है रखें ऐसे पैकेट्स में जिनके अंदर इनर्ट गैसेज हों या वैक्यूम हो तो लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो पहली श्रेणी में तो ये उत्पाद आएंगे जिनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। उसमें बिस्किट आ जाएंगे और ये जितने ये फास्ट फूड आइटम्स हैं उसमें क्या कहते हैं आपके मफ़िन्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, केक हो गया और नमकीन हो गया। दूसरी श्रेणी में वे आएंगे जिनको हम 1-2 दिन स्टोर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, आप गुलाब जामुन बना लीजिए, इसका जो है रागी के आटे का गुलाब जामुन बना लीजिए और कोदो के आटे का गुलाब जामुन बना लीजिए, उसमें मैदा और खोआ मिला के लड्डू बना लीजिए, बर्फ़ी बना लीजिए। तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जिनको आप बना के घर में 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख सकते हैं फ्रिज में और उनको खा सकते हैं। और तीसरा ये है कि आपका रॉ मटेरियल है, रोज़ पकाइए रोज़ खाइए। जैसे आटा है आप रोटी बनाइए, चावल है जैसे कोदो है, सावा है, इनका चावल है तो चावल की खीर बनती है और हलवा बनता है। तो 3 कैटेगरी में हम इनको अलग अलग रख सकते हैं और उस हिसाब से तीनों कैटेगरी में किसान जैसे जो प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले हैं तो उनमें तो आपको आटा और दलिया बना के पैक करके बेचना होगा। यदि वो किसान भाई अपने यूज के लिए, अपने प्रयोग के लिए कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उनके अंदर जो कुपोषण की समस्या है उनके बच्चों में जो है वो काफ़ी हद तक दूर भी हो जाएगी। नहीं, किसान भाई अपने स्तर पे कर सकते हैं और किसान भाई ये उत्पाद बना के, जैसे अब आटा है, मान लीजिए किसान भाई रागी का आटा है या कोदो का आटा है या सावा का चावल है, उसको निकाल के अगर किसान भाई उसकी पैकिंग कर देते हैं या किसी पैकिंग एजेंसी से अपना संपर्क करके उसको दे देते हैं और वो उसकी वैक्यूम या मतलब इनर्ट गैसेस के साथ में पैकिंग करके उसकी सेल्फ लाइफ 2 महीने 3 महीने तक बढ़ा के उसको पैक करते हैं तो उससे बाजार में भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और घरेलू स्तर पे अपने परिवार और अपने आसपास पड़ोस का पोषण स्तर तो सुधार ही सकते हैं। और काफ़ी हद तक जो कुपोषण की समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे इस समय मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहा है तो एडवर्स कंडीशन में या प्रतिकूल जलवायु में ये मोटे अनाजों की खेती कितना फ़ायदेमंद होता है? देखिए, आज जलवायु परिवर्तन से पूरा देश जूझ रहा है, इवन पूरे विश्व में ये समस्या है। उससे हम लोग देख रहे हैं कि गर्मियों में गर्मियां नहीं पड़ती हैं और सर्दियों में सर्दियां नहीं पड़ती हैं, बेमौसम बरसात हो रही है। तो उससे मुख्य फसलों में दिक्कतें आ रही हैं, उनकी उपज कम मिल पा रही है, धान गेहूँ। और दूसरा, हमारी धान गेहूँ की जो फसलें हैं उनमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो ये है कि उनके उत्पादन में हमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा ये है कि उनकी जो हमारी कृषि क्रियाएं हैं, जैसे हम धान लगाते हैं तो हम उसमें पडलिंग करते हैं। तो पडलिंग करने से क्या होता है कि उसमें कीचड़ हो जाता है खेत में, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है, तो वो घूम के फिर वो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो फसलें जलवायु परिवर्तन के लिए एक मुख्य आधार बन जाती है। बिल्कुल, वो फसलें जलवायु परिवर्तन से प्रभावित भी हैं और जलवायु परिवर्तन का कारण भी बन रही हैं।
तो ऐसे में क्या है कि अगर हम मोटे अनाजों की खेती करें तो धान गेहूं की तुलना में मोटे अनाजों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और जलवायु सहिष्णु होती हैं ये, चूँकि हमारी परंपरागत फसलें हैं और ये गर्म जलवायु की फसलें रही हैं। और कम खाद पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल कम खाद पानी की ज़रूरत, पानी भी और खाद भी, और मोटे अनाजों में कीड़े भी कम लगते हैं। अगर हम धान गेहूँ, रोग व्याधियाँ भी कम लगते हैं। अगर हम धान गेहूँ से तुलना करें तो इनमें रोग व्याधियाँ भी कम लगते हैं। तो हमको कम केमिकल भी यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कम खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी, कम पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे हम 1 किलो चावल पैदा करते हैं तो हम 0.4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं पर्यावरण में। लेकिन अगर हम 1 किलो कोई भी मोटा अनाज, रागी, मड़ुआ, कोदो, सावा कोई भी पैदा करते हैं तो 0.1 किलो ही कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 4 गुना, मतलब कम, चावल के कंपैरिजन में 4 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड, नगण्य प्रभाव रहता है जी। तो पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बदलते जलवायु परिवेश में तो ये फसलें और अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। और एक तरह से जो भविष्य में खाद्य समस्या की होने वाली है उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है मोटा अनाज। देखिए, जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो अभी धान गेहूं की प्रजातियां हैं उनकी उपज एक स्तर पर आकर रुक जा रही है या अब नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मोटे अनाजों को उनकी जगह पर लाएं, पूरा क्षेत्रफल ना लेके धीरे धीरे करके रिप्लेस करें तो हम उपज बढ़ा सकते हैं। और जो ये एक तो पोषण की सुरक्षा, जैसे हमने बताया कि बच्चे कुपोषित हैं तो पोषण की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा दोनों को जो है हम प्रयास कर सकते हैं दूर करने का। और डॉक्टर साहब, जो भी हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करना चाह रहे हैं, खास करके एक बीज की समस्या आती है, हाँ, तो वो बीज कहाँ से लें और किस तरह से शुरू करें अपनी खेती? देखिए, बीज के लिए तो अब जब से सरकार ने प्रयास किया है तो अब तो केवी किसान ये कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं केवी के, वहाँ भी उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे मोटे अनाजों की खेती शुरू की है, तो वहाँ से किसानों को मिल सकता है। और अब बाज़ार में भी इसके जो है प्राइवेट कंपनियां भी इसके बीज लेकर आ गई हैं, तो बाज़ार में भी बीज मिल जा रहे हैं। और राष्ट्रीय बीज निगम से संपर्क करके मोटे अनाजों के बीज लिए जा सकते हैं। आज की डेट में हर चीज़ का ई-कॉमर्स का ज़माना आ गया है। आपके घर में, हमारे घर में अमेज़न वाले, फ्लिपकार्ट वाले सारी सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो मोटे अनाजों के बीज भी मिल रहे हैं, आप उन पे ऑनलाइन सर्च कीजिए, बीज मिल रहे हैं और उनके प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। तो जो किसान भाई जागरूक हैं और तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो अगर वो करना चाह रहे हैं, कहीं से नहीं मिल रहा है तो वो इंडिया मार्ट है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और जो है सरकारी संस्थान हैं, इवन एटिक सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर जैसे पूसा का एटिक सेंटर है और पत्थर कॉलेज कानपुर का चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो एटिक सेंटर है, जहाँ से क्या कहते हैं बीज और नई तकनीकी जो भी है वो उसकी जानकारी मिलती है किसानों को, वहाँ से वो ले सकते हैं, संपर्क करके वहाँ से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और धीरे धीरे अपने जो खेती है उसमें इसका समावेश करें तो एक तरह से कहा जाए कि उनको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। जो ये कार्बन की समस्या है उत्सर्जन की, वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ये किस तरह से मानव स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मोटे अनाजों का अगर हम धान और गेहूं से तुलना करें, मीन्स चावल गेहूं से तुलना करें, तो चावल की तुलना में अगर हम सिर्फ रागी की बात करें तो रागी में 30 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। और आपको पता है कि गर्भवती महिलाओं और जिनके छोटे बच्चे हैं महिलाओं के, उनको बाज़ार से लेके, मतलब डॉक्टर उनको कैल्शियम की अलग से गोलियां देते हैं। तो अगर उनके भोजन में हम नियमित रूप से मोटे अनाजों का समावेश कर दें तो हमको बाज़ार से मतलब केमिकल नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से आयरन की समस्या महिलाओं में रहती है और इसमें 10 गुना तक ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है अगर हम गेहूं से और धान से तुलना करें। रागी में है और बाकी के मोटे अनाज हैं, कोदो हैं, किसी में 2.5 गुना ज़्यादा है, किसी में 3 गुना, मतलब उनकी तुलना में 2.5 से लेकर 10 गुना ज़्यादा तक आयरन पाया जाता है। जिंक भी ज़्यादा पाया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो सब सारा जो है मोटे अनाजों से मिल जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और मोटे अनाजों से संबंधित हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।